नमस्कार दोस्तों। हम सब ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में जानते होते हैं और हमने एसएलई के बारे में सुना होता है, लेकिन एसएलई बीमारी आखिर है क्या, ये हमें मालूम नहीं होता। एसएलई पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश प्रीत सिंह सर। सर, आपका शुभ स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर, आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेश प्रीत सिंह है। मैंने डीएम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में किया एसजीपीजीआई से, और मैं पिछले 20-22 सालों से क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी रूमेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यानी कि सर जो है ऑटोइम्यून डिजीज के डॉक्टर हैं सर। एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, मायोसाइटिस और बाकी ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट्स को देखते होते हैं। सर, आज का टॉपिक जो है वो एसएलई के ऊपर है, जिसको हम ल्यूपस भी कहते हैं। सर, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसएलई की जो बीमारी है वो कितनी कॉमन है, किस एज में होती है, किन लोगों को होती है, इस बारे में सर। देखिए, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस या लूपस जो हम शॉर्ट में कहते हैं, ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है। ये थोड़ी सी अनकॉमन है, और ये जो बीमारी है ये कुछ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है और एक स्पेसिफिक जेंडर में ज़्यादा पाई जाती है। तो एसएलई या लूपस जो है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। अगर हम 10 मरीज लूपस के देखते हैं तो उसमें 9 फीमेल्स होंगे और 1 मेल पेशेंट होगा, मतलब 9 महिलाएं और 1 पुरुष होगा। तो ये जो महिलाओं में अधिकतर देखा जाता है। बाकी जो एज ग्रुप जो इसका है, जो हम कहते हैं कि भाई जो एक लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव जो पीरियड होता है, जिसमें कि भाई आदमी जो सब अपने काम करता है, तो 15 टू 45। तो जो लूपस बीमारी है महिलाओं में ज्यादा कॉमन है, और जो एज ग्रुप है वो 15 टू 45 की उम्र में देखा जाता है कॉमनली। यानी कि बीमारी जो है दोनों जेंडर में मिल सकती है, लेकिन फीमेल से बहुत कॉमन है। 9 मरीज अगर फीमेल्स के होंगे तो 1 मेल हाँ में जी। होगा। और सर, आपने बताया कि जो मिडिल एज ग्रुप है, मतलब 15 टू 45 ईयर्स की एज ग्रुप में, उसमें बताया सर, लेकिन क्या ऐसा भी है कि बच्चों में भी एसएलए की बीमारी देखने मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हमारे पास 100 मरीज हमारे पास अगर एसएलई या लूपस के हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि 60 मरीज जो हैं वो 15 टू 45 के बीच में होते हैं, और करीब 20 मरीज हो सकते हैं 15 साल की उम्र के कम हो, और उसमें कुछ 20 मरीज ऐसे भी हो सकते हैं जो 45 या 50 साल की उम्र से ज़्यादा हो। तो आमतौर पे जो मेजॉरिटी जो मरीज है 15 टू 45 में है, बट कुछ मरीज बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ मरीज ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा हो। यानी कि ल्यूपस है, पीडियाट्रिक ल्यूपस, जो बच्चों का हो हाँ गया, जी, वो बीमारी भी होती है। हाँ जी। सर, ल्यूपस की बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं सर? देखिए, ये जो सवाल है थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए क्योंकि ये हम इसको एक मल्टी सिस्टम डिसीज़ बोलते हैं। देखिए, अगर किसी को किसी प्रकार का गठिया है, कुछ है, तो उनको जोड़ों में दर्द, सूजन हो सकता है। किसी को शुगर है तो जी शुगर बढ़ गया, बीपी है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हर इसका एक कोई स्पेसिफिक सिम्पटम या लक्षण होता है। पर लूपस जो है हम उसको एक मल्टी सिस्टम डिसीज बोलते हैं, मतलब बॉडी के मल्टी पार्ट्स हाँ जी, तो नाम ही उसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मल्टी सिस्टम। उसका ये मतलब है कि उसके जो लक्षण है वो विभिन्न अंगों में देखे जा सकते हैं। किसी को किसी अंग में हो सकता है, किसी को किसी अंग में हो सकता है। तो अगर हम देखें, जो कॉमन उसके सिम्टम्स होते हैं, वो जोड़ों में दर्द, सूजन, उसकी वजह से जोड़ों को जो मूव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आम तौर पे जो जोड़ों में दिक्कत होती है वो कंधे हो गए, अपना हाथ हो गए, उँगलियाँ हो गए, घुटना हो गया, पैर हो गया, ये कॉमन जोड़ होते हैं। बाकी उसमें स्पेसिफिक जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन रैश होता है जो चेहरे पे देखा जाता है, गालों में बटरफ्लाई रैश बोलते हैं, क्योंकि वो जो दिखने में हाँ जी, तितली के जैसा शेप होता है। और ये आमतौर पे धूप में जाने पर थोड़ा रैश बढ़ जाता है, उसी एरिया में जलन वगैरह हो सकती है। फोटो सेंसिटिविटी सर, जो हाँ जी, उसको हम जो इंग्लिश में फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं, मुँह में छाले हो सकते हैं। और किसी-किसी को लिम्फ नोड्स बोलते हैं, जो एक प्रकार की गांठें होती हैं, जो उनको गले में हो सकती है, या जो एक्जिला बोलते हैं वहाँ हो सकती है, शरीर के बाकी हिस्सों में हो सकती है। और किसी-किसी को प्लूरल एफ्यूजन या पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं, जो हमारे पानी भरना। हाँ जी, हाँ जी। हार्ट के आस-पास पानी भरना या फेफड़े के आस-पास पानी भरना। किसी-किसी को इसकी वजह से अनीमिया, खून कम हो सकता है, जो व्हाइट सेल होते हैं वो कम हो सकते हैं, प्लेटलेट कम हो सकता है।
और किसी-किसी को इसमें किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्रिएटिनिन जो एक किडनी का टेस्ट होता है वो बढ़ सकता है, यूरिन कम हो सकता है और जो पेशाब में उसमें कुछ ऐसे चेंजेस देख सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, ब्लड आ सकता है। तो इस तरीके से जो लूपस के जो सिम्पटम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो मल्टी सिस्टम है, विभिन्न अंगों में हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि सबको सब सिम्पटम साथ में आएँ। तो किसी को हो सकता है, किसी को लूपस है तो उनको जैसे इस बीमारी में बाल भी झड़ सकते हैं किसी को, तो किसी को हो सकता है बाल झड़ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम है, साथ में आर्थराइटिस है। किसी और मरीज को हो सकता है कि भी उनको खून कम बन रहा है, टीएलसी कम है, साथ में जोड़ों में दर्द हो सकता है। यानी कि सारे सिम्टम एक मरीज में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है सर। ज़रूरी नहीं है। जरूरी तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसीलिए शायद सर बीमारी पकड़ना भी मुश्किल हो जाता होगा। डेफ़िनेटली क्योंकि इतना वेरिड है इसके सिम्पटम्स, इसके लक्षण, तो इसीलिए कई बार ये बीमारी को पकड़ने में मुश्किल हो जाती है। देर लग सकती है सर। बिल्कुल तो डेफ़िनेटली। यानी कि सर एसएलई सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस सिस्टमिक बीमारी है, शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। हर मरीज के सिम्टम थोड़े देखने में अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि क्योंकि सिम्टम बड़े अलग-अलग होते हैं तो बीमारी पकड़ने में देर भी हो जाए। सर अगर कोई पेशेंट जिसको आप करते हैं सस्पेक्ट कि उसको एसएलई है और जब वो आपके पास पहुंचते हैं तो सर कॉमन टेस्ट आप क्या कराते होते हैं सर? देखिए, ये भी एक कॉमन सवाल होता है कि भाई एसएलई के लिए आप क्या टेस्ट है। तो जैसे देखिए, शुगर के लिए हमारे पास शुगर हम टेस्ट कर लेते हैं, HbA1c कर लेते हैं, भाई शुगर इस लेवल से ज़्यादा है, HbA1c इस लेवल से ज़्यादा है, तो आपने उसको डायबिटीज़ करके बना दिया, डायग्नोस कर दिया, तो वो एक सिंगल टेस्ट है। थायराइड के लिए हमने भी TSH इस लेवल से ज़्यादा है, तो थायराइड की बीमारी बता दिया। ब्लड प्रेशर इस लेवल से ज़्यादा है, तो हमने बोल दिया भाई इनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो उस तरीके से एसएलई के लिए हमारे पास कोई सिंगल टेस्ट नहीं है जो हम कर दें और बता दें कि भैया ये टेस्ट आपका हमने कर दिया जी, ये आपको एसएलई है। तो हम एसएलई के डायग्नोसिस के लिए हम 2-3 चीज़ों का हम मतलब इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। एक तो सिम्पटम्स है, क्लिनिकल फीचर्स, जो उनके लक्षण हैं वो एसएलई जैसे होने चाहिए, मतलब स्किन रैश हो गया जी, बाल जॉइंट झड़ पेन, रहे हैं, स्किन रैश, जॉइंट बाल झड़ पेन, रहे हैं। तो वो होने चाहिए। और साथ में हम जो बेसिक टेस्ट कुछ करते हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जैसे ब्लड काउंट हो गया जी, उसमें अगर खून कम है जी, टीएलसी कम है जी, प्लेटलेट कम है जी, क्रिएटिन करते हैं जिसमें भी अगर क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, यूरिन करते हैं जिसमें अगर यूरिन में कुछ प्रोटीन है जी या ब्लड जा रहा है। तो इस तरीके से सिंपल टेस्ट हैं। और साथ में जो हम एक और टेस्ट जो हम करते हैं, जो स्पेशल टेस्ट होता है, उसको हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोलते हैं, एएनए, जिसको हम आम भाषा में एएनए बोलते हैं। तो ये टेस्ट जो एसएलई में आमतौर पे पॉजिटिव होता है। तो जो उसका डायग्नोसिस है वो कॉम्बिनेशन होता है, क्लिनिकल फीचर्स, बेसिक लैब टेस्ट प्लस एएनए, तीनों को हम जोड़ के उसका डायग्नोसिस बनाते हैं। यानी कि सर कोई सिंपल एक टेस्ट नहीं है जिसको कर लिया और कह दिया एसएलई है कि नहीं, सिम्टम्स भी चाहिए, साथ में ब्लड टेस्ट भी चाहिए और कुछ एएनए टेस्ट वगैरह भी चाहिए। बिल्कुल। सर जैसे बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम कोई नहीं होता लेकिन किसी वजह से एएनए टेस्ट किया जाता है और एएनए पॉजिटिव आ जाता है और एएनए पॉजिटिव आने के बाद या तो वो खुद से मान लेते हैं या कोई उन्हें कह देता है कि जी आपको एसएलई की बीमारी हो गई है। सर ये बात कहाँ तो सही है सर? देखिए, ये भी जो सिनेरियो है हम कॉमनली अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, क्योंकि किसी वजह से किसी ने उनका एएनए कर दिया, या कई बार क्या होता है, लोग अपने आप से भाई अच्छा मुझे जोड़ों में दर्द है, तो गूगल किया जी, देखा कि एसएलई एक बीमारी जिसमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, अच्छा मेरी उम्र तो वही एसएलई वाली, टेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से कई बार लोग आते हैं हमारे पास एएनए टेस्ट पॉजिटिव लेके। पर ये हमें जानना जरूरी है कि एएनए टेस्ट पॉजिटिव अगर होता है तो इट डज नॉट इक्वेट टू लूपस। अगर किसी का एएनए टेस्ट पॉजिटिव है, ये मतलब नहीं कि उनको लूपस है, क्योंकि जो एएनए टेस्ट है वो नॉर्मल लोगों में भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम जैसे कोई भी बिजी एरिया में जाएं, जैसे भी हम दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच गए जी, वहां पर जो लाखों में तादाद में लोग आते हैं, अगर हमने उसमें सबका एएनए कर दिया तो हो सकता है 5-10% लोगों का एएनए पॉजिटिव आएगा, बीमारी ना होने पर भी। बिल्कुल। बीमारी ना होने पर भी। तो एएनए पॉजिटिव डज नॉट मीन कि उनको बीमारी है, एएनए के साथ में बाकी लक्षण होने जरूरी है। तो यानी कि टेस्ट के पॉजिटिव नेगेटिव आने से एसएलई बीमारी का पता नहीं लगता, सिम्टम्स होंगे, डॉक्टर साहब देखेंगे, बीमारी को मैच करेंगे विद एएनए रिपोर्ट, तब जाके हम कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। सर अगर मान लीजिए कोई मरीज है, उसको अगर एसएलई है, ये सब सिम्टम जो बता रहे हैं सर, ये सिम्टम उनको आ रहे हैं,
सिम्टम्स आने के बावजूद, ब्लड टेस्ट करवाने के बावजूद, डॉक्टर के डायग्नोसिस करने के बावजूद भी अगर कोई मरीज ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं बीमारी को, तो सर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं सर? देखिए, हर बीमारी चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, उसमें सही टाइम पे डायग्नोसिस होना, उसके बाद में इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई किसी को शुगर है, अगर वो इलाज नहीं करवाता है तो उसके बाद में उनको विभिन्न अंगों में प्रॉब्लम हो सकती है, नसें कमज़ोर हो सकती हैं, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी तरह एसएलई में भी एक बार डायग्नोसिस हो गया तो इलाज जो है लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं लिया तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि बीएसएलई में किसी-किसी को किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर उन्होंने उसका इलाज नहीं किया तो किडनी फेलियर होने के चांस रहते हैं। उसके बाद में उसके आगे प्रॉब्लम्स डायलिसिस, रीनल ट्रांसप्लांट वगैरह-वगैरह। अगर किसी को एसएलई की वजह से जैसे जोड़ों में दर्द है, अगर उन्होंने उसका इलाज नहीं कराया तो हो सकता है आगे जाके जोड़ टेढ़े हो जाएँ, खराब हो जाएँगे। खराब हो जाएँ। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, भई सर्जरी कराओ। हुँ। अगर किसी को भाई लंग्स में प्रॉब्लम है, नहीं इलाज करवाया तो फेफड़े में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे अगर इलाज नहीं कराएँगे तो बीमारी की वजह से विभिन्न अंगों में प्रॉब्लम हो सकती है और उस प्रॉब्लम की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अपने आप बीमारी ठीक होगी नहीं, दवाई लोगे नहीं तो बढ़ता जाएगा बीमारी और अंग खराब हो जाएँगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जब आपके पास कोई पेशेंट पहुँचता है और जब सिम्पटम्स देखने के बाद में, टेस्ट के बाद में आप उनको एसएलई की बीमारी से डायग्नोज़ करते हैं, तो सर ट्रीटमेंट जो शुरू होता है सर उसके बारे में कुछ सर? देखिए, ट्रीटमेंट भी एक हमें मतलब इंडिविजुअलाइज़ करना पड़ता है। हर मरीज़ का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए हम अलग दवाई देते हैं। अगर किसी को खून कम है उसमें अलग दवाई देते हैं। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम तो उसको अलग दवाई देते हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट इसका है, पर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन-सा ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन बेस्ड है। ऑर्गन बेस्ड। बीमारी छोटी, कम दवाई, ज़्यादा बीमारी, बड़ी दवाई। बिल्कुल, बिल्कुल। सर लोग सोचते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीजेज में या फिर जैसे एसएलई की बीमारी में स्टेरॉइड ही एक दवाई है जो डॉक्टर दे देते हैं। तो सर मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये सच है? देखिए, ये बहुत गलत धारणा है। जब हम क्लिनिक्स में बैठते हैं तो हमें काफ़ी पेशेंट्स यही पूछते हैं कि सर हमने गूगल किया, तो हमें तो यही पता लगा कि अभी इसका तो सिर्फ़ स्टेरॉइड ही ट्रीटमेंट है। या कई बार लोग हमारे पास लेट आते हैं या बीमारी बहुत बढ़ने के बाद आते हैं, तो उनको भी हम पूछते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि मुझे घर के पास कोई था, दोस्त या इंटरनेट जिस हमें तो ये इन्फॉर्मेशन मिला कि स्टेरॉइड से हम डर गए उसके साइड इफ़ेक्ट से, इसलिए हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो ये बहुत बहुत गलत धारणा है। देखिए, जो एसएलई का ट्रीटमेंट है उसमें स्टेरॉइड्स एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। हम बाकी और दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं, जिसको हम इम्यूनोसप्रेशंस बोलते हैं, जो जो डिसीज़ मैनिफेस्टेशन के हिसाब से चेंज होता है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, हम उनको हो सकता है मेथोट्रेक्सेट दें। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, हो सकता है हम उनको साइक्लोफॉस्फेट, रिटुक्सिमैब या माइक्रोफिनेट दें। तो इस तरीके से है। तो स्टेरॉइड्स ही उसका इलाज नहीं है, स्टेरॉइड एक ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो हम कोशिश करते हैं सब पेशेंट्स को कम से कम डोज़ दें और कम से कम टाइम के लिए दें, ताकि स्टेरॉइड से होने वाली प्रॉब्लम्स लोगों को ना हो। यानी कि ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर और एसएलई के अंदर स्टेरॉइड ही एकमात्र दवा नहीं है। स्टेरॉइड शुरू की जाएँगे, कुछ टाइम के लिए कुछ डोज़ में बंद हो जाएँगे। उसके अलावा बाकी दवाइयाँ रहेंगी जिसको हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बोलते हैं और डिपेंडिंग की बीमारी कितनी है शुरू की जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये एसएलई की बीमारी है वो फीमेल्स में कॉमन है और एसएलई की बीमारी जो है वो मिडिल एज में कॉमन है, रिप्रोडक्टिव एज के। तो सर ये है कि हो सकता है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जिनको एसएलई होगा, जो या तो प्रेग्नेंट होंगी या प्रेगनेंसी प्लान कर रही होंगी। तो सर सवाल ये है कि क्या ऐसे मरीज जिनको एसएलई है प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? और साथ में क्वेश्चन ये भी है कि क्या उनके बच्चों को भी कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है? देखिए, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है, क्योंकि एसएलई फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। तो कई बार लोग वही इंटरनेट के ज्ञान से या किसी और मतलब उनको ज़रिए से उनको पता लगता है, कोई बता देता है कि भई आपको एसएलई है, आप तो कभी माँ बन ही नहीं सकते, आपको तो बच्चे के बारे में प्लान नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत गलत धारणा है। देखिए, जिनको एसएलई है वो डेफ़िनेटली
प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, पर उसमें कुछ प्री कंडीशंस होते हैं जो हमें देखना पड़ता है। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो दवाइयों का हमें देखना पड़ता है, जो दवाई है वो प्रेगनेंसी फ्रेंडली हो। द सेकंड थिंग इज़ डिसीज़ स्टेटस। तो अगर किसी को डिसीज़ इज़ वेरी वेल कंट्रोल्ड, अगर फॉर एग्जांपल किसी को एसएलई की वजह से किडनी में प्रॉब्लम है, लूपस नेफ्राइटिस हम बोलते हैं, हमने उनका इलाज शुरू किया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए जी, बीमारी बढ़िया कंट्रोल में है, ठीक है? तो उस सिनेरियो में वो प्लान कर सकते हैं, पर हमें ये देखना पड़ता है कि जो दवाई चल रही है वो प्रेगनेंसी फ्रेंडली है नहीं है। तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ जो हैं जो प्रेगनेंसी में भी हम दे सकते हैं, सेफ दवाइयाँ हैं। सेफ दवाइयाँ। सेफ दवाइयाँ। तो अगर किसी को जैसे एसएलई है, किडनी की प्रॉब्लम है, 2-3 साल तक ठीक चल रहा है जी, तो हम दवाई को चेंज कर देते हैं जो प्रेगनेंसी फ्रेंडली हो। तो जैसे इज़ाथाइप्रिन हो गया, टैक्रोलिमस हो गया, ये दवाइयाँ हम जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको हम दे सकते हैं। यानी कि सर अगर किसी पेशेंट की बीमारी कंट्रोल में है काफ़ी टाइम से हाँ जी, और अगर वो चाहे तो कंसीव कर सकते हैं, बिल्कुल, प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, पर हाँ, आप बता रहे हैं सर कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से मिल लें ताकि दवाइयाँ प्रेगनेंसी के हिसाब से चेंज की जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये होता है कि हम कोशिश करते हैं सब पेशेंट्स को काउंसलिंग बोलते हैं। जो भी इस एज ग्रुप में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनसे शुरू में ये डिस्कस करते हैं कि भई आपको ऐसे एसएलई है, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेगनेंसी जो प्लान्ड होनी चाहिए। जब आपका डिसीज़ वेल कंट्रोल्ड हो, जब आपकी मेडिसिन प्रेगनेंसी फ्रेंडली हो, तभी आपको प्लान करना चाहिए। तो ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। हम कोशिश करते हैं हर मरीज को ये काउंसलिंग करने यानी कि का। शुरुआत में ही आप ये डिस्कशन पेशेंट से कर लेते हैं कि हाँ जी। जो फैमिली प्लानिंग होगी वो किस तरह से होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जो एसएलई की बीमारी है उससे बच्चे को कोई खतरा हो सर? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, हम उसमें जो समझ सकता हूँ मैं। एक तो कॉमनली पेशेंट्स हमें यही पूछते हैं कि सर मुझे एसएलई है, क्या मेरे बच्चे को एसएलई हो सकता है? देखिए ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको एसएलई है, आपके बच्चे को है। आम तौर पे अगर मैं आपको एक फिगर में या नंबर में बताऊँ तो 95% चांस ये है कि बच्चे को एसएलई नहीं होगा। नॉर्मल सिर्फ बच्चा होगा। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल ही होगा। ज़रूरी नहीं कि अगर पेरेंट्स को एसएलई है तो बच्चे को भी एसएलई हो। बच्चे को एसएलई होने का चांस बहुत, बहुत, बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और दूसरा ये होता है कि अगर एसएलई है किसी को और उसमें पर्टिकुलर 2-3 एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो हम ला या रो52 बोलते हैं। अगर ये एंटीबॉडीज़ मदर में है, तो बच्चों को कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हम इसको नियोनेटल लूपस बोलते हैं, उसमें भी मेनली जो बच्चे का हार्ट जो होता है, उसमें ये असर कर सकता है। बट ये बहुत कम चांस है, मतलब लेस देन 1 और 2%। पहले तो उनको एसएलई होनी चाहिए, फिर ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी होनी चाहिए। तो उस मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो बच्चों में ये न्यूनेटल लूपस का चांस बहुत कम होता है। उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, आमतौर पे 16 टू 26 वीक्स तक उनको रेगुलरली आना पड़ता है। स्कैन्स करते हैं, अगर बच्चे में हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पता लग जाती है। पता लग जाता है। उस हिसाब से जो भी हमें ट्रीटमेंट करना कर सकते तो हैं। यानी कि सर 95 टू 99% चांस ये है कि बच्चा नॉर्मल होगा। बिल्कुल, अगर माँ के अंदर एंटीला एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो उसमें भी कई 1 या 2% चांस है कि बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम आए। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो भी सर हम कर सकते हैं स्कैन से। बिल्कुल, तो यानी कि सर प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त एसएलई के पेशेंट को डरने की जरूरत कोई नहीं सर। बिल्कुल नहीं। कोई डरने की ज़रूरत बस ये है कि भी उनको प्लान्ड प्रेगनेंसी होनी चाहिए, अनप्लान्ड नहीं कि अभी मरीज आ गया जी डॉक्टर साहब मेरी प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, क्या करना है? ऐसा नहीं। पहले डिस्कस करके सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में वो प्लान कर सकते नहीं, हैं। प्लान प्रेगनेंसी चाहिए और प्लान फॉलोअप चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर से मिलते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर अगर किसी को एसएलई की बीमारी है, आपने पेशेंट को दवाई शुरू की, तो सर कितना लंबा कोर्स चलता है? पहला क्वेश्चन सर। दूसरा ये कि क्या एसएलई का इलाज जड़ से संभव है? देखिए ये भी हमें काफ़ी कॉमनली जब पेशेंट्स आते हैं शुरू में या पहली विज़िट पे या दूसरी विज़िट पे, आमतौर पे लोग ये पूछते हैं डॉक्टर साहब कब तक इलाज चलेगा? या कई बार ऐसे होता है 2-3 साल हो गए जी, दवाई कब तक खानी है? तो ये एक मुश्किल सवाल है इसका सही जवाब देना कि भई कब तक लेना है। आम तौर पे यही है कि भई इसका इलाज लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग टर्म इलाज चलता है। देखिए जैसे किसी को अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाइपरटेंशन है,
उनको भी लॉन्ग टर्म इलाज का जरूरत पड़ता है, दवाई लेते हैं, लाइफ नॉर्मल चलता है। तो उसी तरह एसएलई में एज ऑफ नाउ आज के स्टेट में जो हम बता सकते हैं ये है कि इसके लिए इसका लंबा इलाज चलता है, बट अगर आदमी सही टाइम पे इसका इलाज ले, ठीक से इलाज ले, तो आदमी एक नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकता है। यानी कि पक्का इलाज नहीं है, लेकिन इलाज है, इलाज है और इलाज लंबा चलने वाला है। बिल्कुल। सर, क्या ऐसा भी है कि जिन मरीज की दवाई चलती रहती है और अगर उनकी बीमारी कंट्रोल में है तो विद टाइम दवा कम करने का कुछ संभव? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम जब भी एसएलई का पेशेंट हमारे पास आता है, हर विजिट पे हम उनको असेस करते हैं, डिसीज एक्टिविटी असेस करते हैं। अगर कोई पेशेंट ठीक है, 2 साल 3 साल हो गए जी, उनका डिसीज कंट्रोल में हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे दवाइयों को कम करें। तो डेफिनेटली अगर किसी को कंट्रोल डिसीज है, लॉन्ग टर्म से कंट्रोल्ड में है, तो हम उनकी दवाइयां कम करने की कोशिश जरूर करते हैं। यानी कि सर, आज हमने जाना कि एसएलई की बीमारी ऑटोइम्यून डिजीज है, महिलाओं में कॉमन है, इलाज है, लंबा है, पर पक्का इलाज भी है। सर, शो खत्म करने से पहले आपकी तरफ से व्यूवर्स के लिए एक छोटा ब्रीफ मैसेज सर। देखिए, एसएलई एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ के मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखा जाता है, मेनली इन फीमेल्स। पर इसकी वजह से कोई ऐसे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पक्का इलाज है और इलाज से पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ लीड करता है। इतने 20-25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे जिनको मैंने पहली बार शायद देखा होगा जब वो 12 साल के, 13 साल के थे। तो मेरे सामने ही ऑन ट्रीटमेंट उन्होंने अपना स्कूलिंग खत्म किया है, शादी हो गई, काम कर रहे हैं जी, बच्चे भी हो गए हैं। तो मैसेज ये देना चाहता हूं कि एक ये लॉन्ग टर्म बीमारी है, अगर सही टाइम पे इसका इलाज हो गया, सही इलाज हो गया, तो जो एक इंडिविजुअल है वो अपने एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। थैंक यू। यानी कि एसएलई की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, सही समय पर सही इलाज सही डॉक्टर द्वारा शुरू करके नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने जाना एसएलई के बारे में डॉक्टर योगेश पी सिंह सर से। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आते रहेंगे। एसएलई को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स छोड़ सकते हैं। डॉक्टर योगेश पी सिंह सर आप तक जरूर पहुंचेंगे। सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।